वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मानवेंद्र यादव सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट 2022 का जो अभी इंग्लिश का पेपर हुआ है। आप देख पा रहे होंगे 117 ये पेपर का कोड लिखा है 316 EG 2026 इंग्लिश का पेपर है जो कि न्यू NCERT पैटर्न पर बेस्ड है। पेपर ठीक वैसा ही आया जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और मैंने कई अनसॉल्व आप लोगों को सॉल्व करवाए थे और मैंने बार बार यही कहा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत आसान आएगा, अच्छा आएगा। जिन्होंने पढ़ा है वो पूरा का पूरा पेपर बेहतरीन ढंग से करके आएंगे। अब आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो पेपर हुआ है इस पेपर को मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपको अपना पेपर चेक करना है, मिलाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने मार्क्स का एवेल्यूएशन करना है, मूल्यांकन खुद ही करना है। आप मुझे जरूर बताएं कितने मार्क्स का आपने पेपर किया और अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको उसके बेस पर कमेंट करके बताऊंगा स्पेशली कि आप कितने मार्क्स इस पेपर में ला सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या लिखा, रीडिंग पैसेज है एक, जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कहते हैं और ये हमेशा मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, ये अनसीन होता है, ये कहीं से भी दिया जा सकता है। इसमें जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आया था वो इंटरमीडिएट की बुक से ही था जो कि पहले चलती थी। अब इसी साल से NCERT हो गई, NCERT की पुरानी जो बुक थी उस चैप्टर का ये पैसेज है। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पैसेज में क्वेश्चन दिया है, पैसेज था आपका द ओल्ड तुर्कीज एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान। ये पूरा पैसेज लिखा है, लास्ट में है डेवलप था। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट रिलीजियस ग्रुप इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म के आने से पहले, एडवेंट का मतलब शुरुआत, आने से पहले अफगानिस्तान में कौन से रिलीजियस ग्रुप रहते थे, आपको उसका आंसर लिखना है। तो मैंने आपको आंसर दिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म की शुरुआत होने से पहले लार्जली बुद्धिस्ट, यानी कि अफगानिस्तान में जो लोग रहते थे वो लार्जली सबसे ज़्यादा संख्या में बुद्धिस्ट लोग रहते थे। एंड स्टिल अर्लियर, और इससे पहले हिंदूज भी रहते थे, इनहेबिटेड थे। एक का पहले क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपने ऐसे ही लिखा है तो आप अपने क्वेश्चन में 3 नंबर दे दो कि हमारा ये 3 नंबर का सही। अगर थोड़ा बहुत चेंजेज है तो आप उसी के अकॉर्डिंग 2.5 नंबर करके अपने पेपर का खुद ही मूल्यांकन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि 100 में आपके कितने मार्क्स आएंगे। अगर आप इसी आधार पर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो तो आप बिल्कुल सटीक विश्लेषण होगा, एनालिसिस होगा कि आपके इतने मार्क्स आने ही आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ एपिक्स। वैसे तो मैं लेट हो गया था तो मैं बना नहीं रहा था, लेकिन काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर जैसे ये द पीरियड ऑफ एपिक्स का क्या मतलब है। कई बच्चों ने सही आंसर दिया होगा, कुछ ने गलत भी दिया होगा, कुछ ने मिलता जुलता दिया होगा। आप देख लीजिए, अगर इस तरीके से आपने आंसर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। द पीरियड ऑफ द एपिक्स मीन्स, इसका क्या मतलब है, द टाइम व्हेन द ग्रेट एपिक्स लाइक द महाभारत एंड रामायणा वर रिटन। यानी कि पीरियड ऑफ एपिक्स का मतलब है द टाइम, ऐसा समय व्हेन ग्रेट एपिक्स, जब ग्रेट एपिक्स जैसे कि महाभारत और रामायण लिखे गए, ये पीरियड ऑफ एपिक का मतलब है। अगर आपने इसी तरीके से आंसर लिखा है तो आप इसमें भी 3 मार्क्स दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर। ये उस समय मैं पढ़ाता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता था। व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर। तक्षशिला अब यूनिवर्सिटी थी, आप लोगों को पता है तक्षशिला आप लोगों को पता होगा तक्षशिला एक महान यूनिवर्सिटी थी, एक बहुत शानदार यूनिवर्सिटी थी जो कि अपने एजुकेशन के लिए फेमस थी। तो आंसर लिखा तक्षशिला वाज फेमस बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी। किसकी वजह से, यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला विच अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को आकर्षित करती थी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, और साथ ही साथ एशिया के डिफरेंट पार्ट से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, जो कि एजुकेशन के लिए फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट हैज कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का जो पार्ट था वहाँ के लोगों के बीच में क्या कॉमन था वो चीज़ आपको बताएं। डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन, यानी कि उनके अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद भी क्या चीज़ उनमें कॉमन थी। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है उनके जो मेंटल बैकग्राउंड थे विच द पीपल ऑफ दोज एरिया हैड डेवलप, जो उसमें बहुत डेवलप हो चुके थे, वो लगभग उनकी मानसिकता लगभग एक जैसी थी। मेंटल बैकग्राउंड का मतलब ये है कि डिफरेंट रिलीजन थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन उनके मेंटल बैकग्राउंड लगभग एक जैसे थे। और कई धर्म आए लेकिन ये चीज़ उन लोगों के
बैकग्राउंड को नहीं बदल पाई। तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गए आपके पैसेज के क्वेश्चन। आप ये 12 नंबर के 3 3 3 3 3 करके 4 क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर लीजिए। अगर आपने इसी तरीके से आंसर दिए तो 12 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। आप उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो 2 नंबर कम कर सकते हो, यानी कि 10 नंबर का लगभग आपने कर लिया। अब 3 मार्क्स का मैं पेपर आपको और बता रहा हूँ। क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल और कमिंग। पैसेज में कौन सा वर्ड है जो अराइवल और कमिंग का मीनिंग दे रहा। तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा था, एक वर्ड था एडवेंट। एडवेंट का मतलब ही होता है शुरुआत होना, किसी चीज़ का आगमन होना। आपने पैसेज की तीसरी लाइन में पढ़ा था सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम धर्म के आने से पहले। तो ये इसका सिनोनिम आपका बन गया एडवेंट, यानी कि एडवेंट का मतलब हो गया अराइवल, कमिंग और एडवेंट एक ही बात है, तीनों का मतलब आगमन, आना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था आप लोगों से व्हाट आर मीन्ड बाय मॉन्यूमेंट्स एंड मॉनेस्ट्रीज। मॉन्यूमेंट और मॉनेस्ट्रीज का क्या मतलब है। तो मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक और मॉनेस्ट्रीज का मतलब होता है मठ। इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में कहीं भी नहीं दिया, आपको खुद ही समझ के लिखना है। तो मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या है, ये लिखा है मॉन्यूमेंट्स आर बिल्डिंग। मॉन्यूमेंट्स क्या है, बिल्डिंग्स होती हैं, आप एस लगा दीजिए। एंड स्टैचू, स्टैचू होती दैट आर बिल्ट टू रिमाइंड पीपल को रिमाइंड करने के लिए ऑफ फेमस पर्सन और इवेंट। पर्सन्स आप कह सकते हो और इवेंट्स को रिमाइंड करने के लिए बनाई जाती है। मॉन्यूमेंट्स का मतलब स्मारक होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ताजमहल भी एक स्मारक है, या तो बिल्डिंग्स होगी या फिर कोई स्टैचू होगी जो लोग जिसको रिमाइंड करते हैं उसके लिए बनाया जाता है। तो मॉन्यूमेंट्स का ये मतलब होगा। मॉनेस्ट्रीज का क्या है, मॉनेस्ट्रीज आर रिलीजियस प्लेसेस, कुछ ऐसे रिलीजियस प्लेसेस होते स्पेशली एस्टैब्लिश, जो कि किसके लिए एस्टैब्लिश किए जाते, स्थापित किए जाते, मॉन्क्स। आपने पढ़ा होगा जो बौद्ध भिक्षु वगैरह होते हैं उनके लिए बनाया जाता। तो दिक्कत इस बात की थी कहीं भी पैसेज में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था, तो आपको अपने नॉलेज के आधार पर ही इसका आंसर तैयार करना था कि मॉन्यूमेंट्स क्या होते वो आपको बता देना था, मॉनेस्ट्रीज क्या होते वो आपको बताना, और आंसर हो गया। एंटायरली का सिनोनिम्स पूछा गया। एंटायरली का इस आपको पैसेज से नहीं अपने मन से देना है, तो आप होल लिख सकते हो, टोटल लिख सकते हो। इस तरीके से आपका ये पैसेज का जो 15 नंबर का पेपर था ये आपका कंप्लीट होगा सेक्शन ए। ये पेपर का सेक्शन सी है जिसमें ग्रामर के क्वेश्चन दिए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये पार्ट आपका 10 नंबर का, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। इसका 4th ऑप्शन सही होगा इनकरेजेबल, यानी कि इसका मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके उसको बोलते हैं इनकरेजेबल, हिंदी में आप लोग कहते हो अशुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है रीजन ऑफ क्वारल। आपको मैंने कई बार पढ़ाया कॉज ऑफ क्वारल या फिर रीजन ऑफ क्वारल। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब यहाँ दिया है ऑप्शन सी रीजन ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़, इसका मतलब होगा झगड़े की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट लिखा सिनोनिम बताना है बेन का। ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, बेन का मतलब होता है अभिशाप, तो आपका ऑप्शन होगा कर्स, इसका ऑप्शन हो गया कर्स, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डी ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ। इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ऑलवेज स्पीक बिल्कुल सही है, ट्रुथ के पहले आप आ नहीं यहाँ पर दा लगेगा, तो आपका यही करेक्ट है। कुछ बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया। इस बच्चे ने जो इस पेपर है हमारे पास जितेंद्र कुमार का, इसने बिल्कुल सही जवाब दिया, आ गलत है, यहाँ पर दा होना चाहिए था। तो आपका ये इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द एंटोनिम ऑफ एनिशिएंट। एनिशिएंट का एंटोनिम बताना है, ऑप्शन 4 सही होगा, आंसर होगा मॉडर्न। आपने लिखा है मॉडर्न, बिल्कुल सही, इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। और ये 10 नंबर का आपका पार्ट चेक हो गया है। अगर आपका ये पार्ट सही है तो इसमें आपको 10 में 10 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें मार्क्स काटे नहीं जा सकते। यही वो पार्ट है जो आपके मार्क्स को बूस्ट करता है, इसमें मार्क्स करते नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें से 2 में से आपको एक करना था, मैं दोनों के आंसर आपको बता दे रहा हूँ और आप देख लीजिए आपका आंसर सही है गलत। ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू का इनडायरेक्ट बनाना है,
एडजेक्टिव सेंटेंस से सेड टू बदल गया, टोल्ड मी कंजंक्शन आपने लगाया, दैट आई को चेंज किया ही से ही, यहाँ आई के साथ सेल है तो ही के साथ में विल यानी कि वुड हो जाएगा, ही वुड हेल्प, यू को चेंज किया, यू ऑब्जेक्ट है, मी से बदलेंगे मी आएगा। आपने ऐसे ही किया तो आपका 2 नंबर का पार्ट बिल्कुल सही होगा, कोई माइक का लाल या सब पैदा नहीं हुआ जो आपके मार्क्स को काट दे। नेक्स्ट लिखा, अगर आपने ये वाला किया इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ही प्लीज आ गया, आप यहाँ सेड या सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हट जाएगा, यहाँ इसको इन्फिनेटिव टू से जोड़ देंगे जिसको हम लोग कंजंक्शन भी कहते हैं। हेल्प मी को बदला हमने ही से तो हो जाएगा हिम। अब आप देख लीजिए कौन सा आपने क्वेश्चन किया, इन 2 में से एक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंथेसिस से है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन, इसमें आपको सिंपल बनाना है, ही इज वेरी फैट, तो आप यहाँ क्या करेंगे, ही इज वेरी को हटाएंगे, TOO का यूज कर दो, टू फास्ट, और ही कैन नॉट पूरा हट जाएगा, टू रन। तो आपने लिखा सॉरी ये फास्ट नहीं था, ये फैट है, तो आपका होगा ही इज टू फैट टू रन फास्ट। इस तरीके से अगर आपने किया तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। अगर ये किया तो आप ये देख लो, सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पर देखो वह अमीर है वह खुश नहीं है, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोध है, तो आप सबसे अच्छा है ऑल्दो से बना दो, ऑल्दो सी इज रिच, यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हो, एट भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो सी एच लिख चुके हैं तो इसको मत लिखो नॉट हैप्पी, आप सीधा लिख सकते हो नॉट हैप्पी। अगर आपने ऐसे लिखा है ऑल्दो सी एच रिच, यद्यपि वह अमीर है, एट नॉट हैप्पी फिर भी खुश नहीं है, या आपने लिख दिया है यहाँ पर एट के बाद सी एच नॉट हैप्पी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। एट की जगह पे आपने कॉमा लगा के लिखा सी इज नॉट हैप्पी, तब भी सही है। तो इस तरीके से अगर आपने किया है तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैसिव वॉइस पूछा गया है, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स। ऑल द शॉप्स को आप ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे, ऑल द शॉप्स आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब विल है पैसिव यहाँ पर, तो पैसिव में विल बी, ऑल द शॉप्स विल बी, क्लोज की थर्ड फॉर्म लगाओ, क्लोज्ड बाय, दे का हो जाएगा देम। अगर आपने ऐसे किया तो ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 2 नंबर आप यहाँ दे सकते। पॉवर्टी इज रियली अ कर्स, इसका एक्सक्लामेटरी बनाना है, ये एडजेक्टिव है, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि अगर वाक्य में वेरी या ग्रेट दिया हो तो वेरी या ग्रेट को हटा देते और वाक्य की शुरुआत हाउ या व्हाट से करते। अब आप कहोगे सर वेरी ग्रेट तो है ही नहीं, तो कई बार हमने आपको ऐसे सेंटेंस भी बताए हैं जिनमें वेरी ग्रेट नहीं भी होता, तब भी वो सेंटेंस हाउ या व्हाट से बनेगा। आ लिखा है तो व्हाट लिखना ज़्यादा अच्छा, व्हाट रियली हटा दिया, व्हाट आ कर्स आपने लिखा और लिखो पॉवर्टी और लास्ट में एच लिख गया, एक्सक्लामेटरी साइन लगा दो, बन गया भाई आपका एक्सक्लामेटरी सेट। आई होप आप लोगों ने इस पार्ट को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट में करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स से है, 2 क्वेश्चन है, ये करना है। तो आप लोग जानते हो प्लीज नॉक ऑन द डोर नहीं होता, इस ऑन की जगह एट लगा दो, आंसर आपका सही हो गया। लो भाई इतना सा काम करने का, मात्र छोटा सा काम करने के आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या करोगे, आई एम टू हैप्पी टू सी यू, आप जानते हैं कि जो TOO होता है वो निगेटिव सेंस देता, और हैप्पी होना तो एक अच्छी बात है, ये यहाँ पर TOO है, इस टू को हटाएंगे, और वेरी हम लोगों ने पढ़ा है पॉजिटिव सेंस देता, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मैं क्या है बहुत हैप्पी हूँ, टू सी यू आपको देखकर। तो इनमें से आप देखो कौन से, अगर ये किया है या इनमें से एक कोई भी किया और आपका सही जवाब है तो 10 मार्क्स का पार्ट आपके क्वेश्चन नंबर 4 से, 10 मार्क्स का आपका 5 से, यानी कि आपका 20 मार्क्स का पेपर बिल्कुल सही हो गया। अब आप इसमें एक क्वेश्चन और भी दिया ई सेक्शन में, इसी के होमोफोन्स से है, जिसमें करियर और करियर दोनों वर्ड हैं, इनके आपको सेंटेंस बनाना है इन पर, जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए। पार्ट में लिखा यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। मतलब होता है पेशा या व्यवसाय, आप कुछ भी लिख सकते हो, हिज करियर इज गुड, ठीक, फिर आई वांट टू मेक करियर इन दिस फील्ड, तो आप यहाँ पेशा या व्यवसाय की बात करो। इसमें का करियर का मतलब होता है बोझा ले जाने वाला यंत्र, जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, बी यूज करियर टू कैरी लगेज या गुड्स
इसमें से भी आपको एक ही पेयर सॉल्व करना था, या तो करियर कर दिया होगा या आप ये वाला कर सकते। मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं। और का मतलब यहाँ चप्पू या पतवार होता है। आपने वो नाव देखी होगी, जैसे ये नाव है, इसमें आपने देखा एक व्यक्ति जो बैठा रहता है यहाँ, इसको चला, इसी को बोलते हैं ओर या चप्पू। तो एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ा था, वी कैन नॉट रो अ बोट विदाउट एन ओर, हम बगैर ओर के, बगैर पतवार के नाव को नहीं चला सकते। इस ओर का मतलब कच्ची धातु। आपको एग्जाम्पल पढ़ाया गया था, इंडिया इज रिच इन आयरन ओर। तो ये सारी चीज़ें वही आई हैं और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है। आई होप आप लोगों ने पार्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। कई स्टोरीज आपको बनाई है, उसी तरह से एक स्टोरी ये दी है जिसको आपको ट्रांसलेट करना था। 5 मार्क्स की है, तो सॉल्व कर चुके हैं। कितने मार्क्स का पेपर? 35 मार्क्स का क्वेश्चन 1, 2, 3 में ही हो गया था। 25 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ हो गया, 5, 5, 0, 3, 2, 5, 6, 60 मार्क्स का पेपर हो गया। अगर आपने 60 मार्क्स का पेपर बहुत शानदार कर लिया है तो आप इसका पहले तो इसको चेक कर लो कितने मार्क्स का बन रहा। इसके बाद आप आ जाओ सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपका लिटरेचर है, जिसमें पहले नंबर पे ही आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, आपको पढ़ाया गया, आप लोगों ने जरूर अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। रेड ट्रैप सेलर कौन था और हाउ डिड ही मेक देम, उसने इसको रेड ट्रैप को जो वो पिंजड़ा था उसे कैसे बनाया था। आप लोगों ने सारे क्वेश्चन पढ़े, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए गार्बेज का क्या मतलब था, सबने पढ़ा है। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उसमें वो क्या पाते। आपने पता होगा कि उनके लिए जो गार्बेज था वो बहुत महत्वपूर्ण था, और सबसे कमाल की बात उनमें कभी कभी उनको गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स वगैरह भी मिल जाते थे, आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 में गांधी, हाउ डिड गांधी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का, आपने आराम से इसको कर लिया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, डिस्क्राइब डगलस, ये भी लॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आंट जेनिफर से एक छोटा सा स्टेंजा है जिसके क्वेश्चन सेम यही स्टेंजा आपको पढ़ाया गया था, सबने किया होगा। मैंने आपसे स्पष्टली कहा था कि ये 2 सेंट्रल आइडिया तो कोई रोक ही नहीं सकता, इस बार जरूर आएंगे। थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, आपको सारे बताए थे वो सभी आ गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स में, जो कि सप्लीमेंट्री से। हु वॉज हाना, हाना कौन थी। हाउ डिड सी मीट सदाओ, और वो सदाओ से कैसे मिली, आपने ये किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में लिखा हु वॉज द टाइगर किंग एंड हाउ वॉज ही नेम्ड सो। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे, आप सभी ने अच्छे से कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम ने क्या लिखा लेटर में, या फिर आप ये वाला किए होंगे, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, कैसे जो ऑथर था वो अंटार्कटिका पहुंचा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, आंसर यानी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से लॉन्ग है। व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए, सबने बहुत अच्छे से किया। लास्ट क्वेश्चन में और पढ़ के बता दे रहा हूँ, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकियाट्रिस्ट सैम। तो ये 40 नंबर का जो पेपर लिटरेचर का था, ये शानदार आपने कैली कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 + 40 आप देख लीजिए, 100 मार्क्स का मैंने आपका पूरा पेपर बता दिया। अब आप हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कितने मार्क्स का आप पेपर करके आए, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।